Good morning, students. This is Shubham Kumar Panchal from Gurukulam Public School. How are you? I hope you all will be fine. In the last video, we will discuss about the method of heat transfer in a solid named as conduction and what are conductors and what are insulator. ठीक है, कंडक्टर्स हमने पढ़ा था जिनमें हीट आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनमें हीट आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होती उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्शन के अलावा और भी हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स होते हैं जिन्हें हम कन्वेक्शन और रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम उन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 4.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक राउंड बॉटम फ्लास्क यानी गोल तली वाला एक फ्लास्क लीजिएगा। फ्लास्क कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं, ये एक फ्लास्क है। ठीक है, एक राउंड बॉटम यानी गोल तली वाला एक फ्लास्क लेना है, या फिर आप एक बीकर भी ले सकते हो। बीकर इस तरीके का होता है। ठीक है, एक बीकर है। ठीक है, तो एक राउंड बॉटम फ्लास्क या एक बीकर आप ले सकते हो। फिल इट 2/3 विद वाटर। इसको 2/3 पानी से भर लीजिएगा। यानी अगर आप बीकर को 3 हिस्सों में बांटोगे तो उसके 2 हिस्सों में पानी भर लीजिएगा। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड। एक ट्राइपॉड पे लग लीजिएगा। एक ट्रिपल लेग वाला स्टैंड होता है, ठीक है, उस ट्राइपॉड पर इसको रख लीजिएगा और मेक सम अरेंजमेंट या कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिएगा टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे, जिससे आप फ्लास्क को एक ऐसे तरीके से रख सको कि डेट यू कैन हीट बाय, जिससे आप इसे गर्म कर सको बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। इसके नीचे एक कैंडल यानी मोमबत्ती रख कर। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक कि आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। अगर फ्लास्क नहीं है आपके पास तो आप एक बीकर भी ले सकते हो। इस बीकर को 2/3 पानी से भर लीजिएगा और इसको एक ट्राइपॉड पर रख लीजिएगा। ट्राइपॉड मतलब जिसकी 3 लेग्स करके एक स्टैंड हो। ठीक है, और अगर आपके पास ट्राइपॉड भी नहीं है तो एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिएगा कि आप फ्लास्क को ऐसी जगह रख सको जहां पर उसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर जला सको। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। और तब तक वेट कीजिएगा जब तक पानी ठहर ना जाए। जब आप फ्लास्क रखोगे तो वो थोड़ा हिलता रहेगा ना, लेकिन तब तक वेट करिएगा जब तक पानी ठहर ना जाए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल यानी एक टुकड़ा उसमें रख दीजिएगा। एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। फ्लास्क के बॉटम यानी तली पर। जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। एक स्ट्रॉ का यूज करते हुए, यानी स्ट्रॉ में फंसाइएगा उसको। स्ट्रॉ में फंसाने के बाद उसको फूंक मार के वहां पर आराम से रख दीजिएगा। समझ में बच्चों की बात? मैंने बोला आपको कि जैसे ही पानी ठहर जाए फ्लास्क में, उसके बाद उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लग दीजिएगा स्ट्रॉ का यूज करते हुए। नाउ हीट द वाटर। अब पानी को गर्म कीजिएगा बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। कैसे? क्रिस्टल के ठीक नीचे, ठीक है, कैंडल को रख के आप पानी को गर्म कीजिएगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि आप क्या देखते हो, और इसका एक पिक्चर भी बनाइएगा। व्हेन वाटर इज हीटेड। जब पानी को गर्म किया जाता है। द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। यानी जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो आग के पास का पानी होता है वो गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेज अप। गर्म पानी ऊपर चला जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। उसके बाद ठंडा पानी जो होता है वो साइड से सोर्स ऑफ हीट के पास की तरफ को आ जाता है। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट। ये पानी भी गर्म हो जाता है। एंड राइजेज, और ऊपर जाता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और साइड से वाटर अंदर चला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने देखा होगा, जब आप पानी को गर्म करते हो गैस पर, जब गैस पर आपने पानी को गर्म देखा हो तो आपको कुछ बुलबुले उठते दिखाई देते होंगे ऐसे ऊपर की तरफ को। ठीक है, क्या होता है कि जब मोमबत्ती नीचे जल रही होती है तो ये जो बबल्स होते हैं ये गर्म हुआ पानी होता है। जो पानी यहाँ से गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और जब ये पानी ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर जगह खाली हुई, तो यहाँ पर जगह जो खाली हुई उस जगह को फिल करने के लिए साइड से पानी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, वो साइड से पानी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो वाला पानी भी गर्म होकर बबल्स के रूप में ऊपर चला जाता है। फिर साइड से पानी यहाँ आ जाता है और ये प्रोसेस तब तक ऐसे ही चलता रहता है जब तक सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। क्या होता है बच्चों कि आपने देखा होगा
कि जब आप पानी गर्म करते हो एक बर्तन में तो क्या होता है कि कुछ बबल्स उठते दिखाई देते हैं आपको थोड़ी देर बाद। वे बबल्स क्या होता है, वो बबल्स गर्म पानी के होते हैं कि जब पानी नीचे से तली से गर्म होता है तो यहाँ का जो पानी गर्म होता है वो बबल्स के रूप में ऊपर चला जाता है और साइड से ठंडा पानी उसकी जगह लेने के लिए यहाँ पर आ जाता है। और जब ठंडा पानी यहाँ आ जाता है तो फिर ये पानी जो ठंडा पानी आता है ये गर्म होकर फिर बबल्स के रूप में ऊपर चला जाता है और फिर ठंडा पानी साइड से यहाँ आ जाता है और तब तक ऐसे ही चलता रहता है जब तक सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस, ये प्रक्रिया जारी रहती है टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक सारा पानी गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, हीट ट्रांसफर के इस तरीके को हम कन्वेक्शन यानी संवहन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इस तरीके को? हम कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, एयर में कैसे हीट ट्रेवल करती है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, धुआं किस दिशा में जाता है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट, यानी किसी हीट सोर्स के पास, जैसा पर आग जल रही हो वहां पर जो एयर होती है उसके पास वो गर्म हो जाती है एंड राइजेज और ऊपर उठ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, और साइड से हवा आती है इसकी जगह लेने के लिए। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरीके से ये एयर गर्म हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म दिस आइडिया, नीचे दी गई एक्टिविटी इस आइडिया को कंफर्म कर देती है यानी सुनिश्चित कर देती है। तो बच्चों आपने समझा पानी कैसे गर्म होता है? कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होता है। और कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स गर्म होते रहते हैं वो ऊपर जाते रहते हैं और उनकी जगह ठंडे मॉलिक्यूल साइड से जगह लेते रहते हैं, और जैसे ही वो गर्म होता है तो वो भी ऊपर चले जाता है और फिर ठंडे मॉलिक्यूल्स उनकी जगह लेते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। ऐसे ही एयर में होता है। क्या होता है एयर में? एयर जो आपकी किसी गर्म सोर्स के पास रखी होती है, यानी मान लो कहीं आग लग रही है और वहां पर वायु है तो वो एयर गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद वो ऊपर चली जाती है और साइड की जो ठंडी हवा होती है वो उस गर्म जगह की हवा लेने आ जाती है। ये कुछ इस तरीके से मान लीजिएगा कि एक गर्मी हो रखी है और गर्मी में पंखे के नीचे कोई बैठा है और जैसे ही वो उठ के वहां से चला गया तो तुरंत आप उसकी जगह लेने चले जाते हो, और जैसे ही आपको कुछ काम हो, मतलब आपने ठंडक महसूस करी, आप वहां से उठ के गए तो कोई दूसरा जो गर्मी लग रही थी उसे वो वहां आकर बैठ गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जो जो मॉलिक्यूल्स गर्म होते रहते हैं वो गर्म होने के बाद ऊपर जाते रहते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल्स उनकी जगह लेते रहते हैं, और तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक सारे मॉलिक्यूल्स गर्म नहीं हो जाते। समझे बच्चों? अब देखते हैं एक्टिविटी 4.9। लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइएगा। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, अपना एक हाथ फ्लेम के ऊपर रखिएगा। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ फ्लेम की साइड में रखिएगा। कुछ इस तरीके से, एक आपने साइड में रख रखा है और एक ऊपर रख रखा है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों हाथ बराबर गर्म महसूस करते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं, विच हैंड फील्स होटर, कौन सा हाथ ज्यादा गर्म महसूस करता है एंड वाई और क्यों? लेकिन ये एक्टिविटी करते हो इतना ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ इतनी डिस्टेंस पर हो जिससे आपका हाथ जले ना। ठीक है, कम से कम इतनी दूरी पर रखिएगा जिससे हाथ आपका जले ना। तो क्या करना है आपकी एक्टिविटी 4.9 में कि आपको एक कैंडल जलानी है। कैंडल जलाने के बाद एक हाथ अपना फ्लेम के ऊपर रखना है और एक रखना है बच्चों इसकी साइड में। फिर थोड़ी देर बाद देखना है कौन सा हाथ गर्म हो रहा है, क्या दोनों बराबर गर्म होते हैं? अगर दोनों बराबर नहीं गर्म हो रहे तो कौन सा हाथ ज्यादा गर्म हो रहा है? देखते हैं। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, ऊपर की तरफ द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, यानी आग के ऊपर की जो हवा होती है वो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म हो जाती है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसलिए जो आग के ऊपर, जो फ्लो के ऊपर आपका हाथ था वो जल्दी गर्म महसूस करता है, जबकि जो साइड में था वहां पर कोई कन्वेक्शन नहीं होता, इसलिए जो साइड में हाथ था वो ज्यादा गर्म महसूस नहीं करता, ऊपर वाला ज्यादा महसूस करता है। कहने का मतलब यह है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ जाती है, और यही रीजन है कि जो धुआं होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है ऊपर की तरफ? क्योंकि वो गर्म हो जाता है, और गर्म हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है, और हल्की हवा ऊपर की तरफ जाती है। समझे बच्चों इतनी बात? उसके बाद देखते हैं हम द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे इलाके होते हैं,
तो जो समुद्र के किनारे इलाके लोग रहते हैं एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं एन इंटरेस्टिंग फेनोमेन एक मजेदार तथ्य का अनुभव करते हैं, मजेदार घटना का अनुभव करते हैं। कैसे? ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, जो जमीन होती है वो पानी से जल्दी गर्म हो जाती है। क्या कहा बच्चों मैंने कि दिन में जो समुद्र के किनारे इलाके होते हैं वहां पर जमीन पानी से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। क्या समझे बच्चों? जमीन पानी से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स होटर एंड राइजेज अप, तो जो जमीन के ऊपर की हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाती है। जैसे कि आपको बताया भी कि गर्म हवा ऊपर उठती है। क्यों ऊपर उठती है? क्योंकि वो हल्की हो जाती है। समझ में आए बच्चों की बात? मैंने बोला कि जो समुद्र के किनारे इलाके होते हैं वहां पर जमीन पानी से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। कब? दिन में, दिन के टाइम जमीन पानी से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और पानी के ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है। सॉरी, जो जमीन के ऊपर हवा होती है वो गर्म हो जाती है और जब वो हवा गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है और हल्की होने के बाद ऊपर उठ जाती है। अब जब वो हवा ऊपर उठी तो उसकी वहां पर जगह खाली हुई, तो उसकी जगह लेने के लिए क्या होता है? द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। क्या होता है कि जब उसकी जगह खाली हुई तो उसकी जगह लेने के लिए बहुत तेजी से ठंडी हवा कहां से आती है? समुद्र से आती है उसकी जगह लेने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और उसके बाद जो वार्म एयर गर्म हवा थी वो ऊपर गई, ऊपर जाकर ठंडी हो गई और ठंडी होने के बाद वापस किधर चली गई? सी की तरफ चली गई, यानी समुद्र की तरफ चली गई। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड, और जो एयर आती है सी से समुद्र से इज कॉल्ड कहलाती है सी ब्रीज। क्योंकि ये हवा कहां से आई? समुद्र से आई, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, ठंडी हवा ठंडी सी ब्रीज प्राप्त करने के लिए, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, ठंडी सी ब्रीज प्राप्त करने के लिए द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, ठंडी समुद्र से आने वाली ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि जो घर बनते हैं समुद्र के किनारे उनकी खिड़कियां समुद्र की तरफ होती है ताकि ठंडी हवाएं। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, रात में बिल्कुल उल्टा होता है इसका। क्या होता है? द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, पानी जो है वो जमीन से धीरे धीरे ठंडा होता है, मतलब जमीन ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, इसलिए जो जमीन की ठंडी हवा होती है वो कहाँ चली जाती है? सी की तरफ चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज, क्योंकि किधर से आई है? लैंड की तरफ से आई है, इसलिए हम इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लैंड ब्रिज कहते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पर लैंड और सी ब्रिज के बारे में पढ़ा। देखते हैं डे टाइम की पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि डे टाइम में क्या होता है? जमीन पानी से जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसलिए इसके ऊपर की जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद ऊपर चली जाती है। और जब ये हवा ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर क्या होता है? जगह खाली हो जाती है और इस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा आती है। कहाँ से? पानी की तरफ से यहाँ पर आ जाती है। अब क्योंकि ये हवा कहाँ से आ रही है? सी से आ रही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। और कब चलती है? डे टाइम में चलती है। और यही कारण है कि जो समुद्र के किनारे घर बने होते हैं उनकी खिड़की समुद्र की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये कब होता है? सी ब्रिज कब चलती है? दिन में चलती है, ठीक है। और किधर से आती है? समुद्र से आती है। ऐसी रात को इसका उल्टा होता है। रात को क्या होता है कि जमीन जो है वो ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है जबकि पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसलिए पानी के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा होने के बाद वो ऊपर उठ जाती है। अब यहाँ पर जगह खाली हुई तो जो जमीन की ठंडी हवा होती है वो यहाँ पर जगह लेने आ जाती है। कब? नाइट में, रात को। अब क्योंकि ये हवा कहाँ से आ रही है? लैंड की तरफ से आ रही है, इसलिए हम इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। समझे बच्चों? तो लैंड ब्रिज कब चलती है? नाइट में चलती है। और किधर से किधर आती है? लैंड से समुद्र की तरफ आती है। समझे बच्चों इतनी बात? उसके बाद आगे देखते हैं। When we come out in the sun, जब हम धूप में बाहर निकलते हैं, we feel warm, हमें कैसा महसूस होता है? गर्म महसूस होता है। जब आप धूप में बाहर निकलोगे तो आपको गर्मी लगेगी नहीं लगेगी? How does the heat from the sun reach us? सूरज से धूप हम तक कैसे पहुंची?
सूरज की ये गर्मी हम तक कैसे पहुंची। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये कंडक्शन या कन्वेक्शन के द्वारा हम तक नहीं पहुंचती, एज देयर इज नो मीडियम, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं होता। कंडक्शन में आपने देखा था कि जो लोहे की रोड आप गर्म करते हो वो यहाँ से गर्म होनी शुरू होती है और धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो जाती है, तो ये पूरा मीडियम हुआ। ऐसी कन्वेक्शन में आपने पढ़ा था कि एक बर्तन आपने गर्म करा और यहाँ से आग लगी, तो ये मीडियम हो गया। कॉन्टेक्ट में है ना, कि जहां पर कॉन्टेक्ट में यानी संपर्क में है तो वो मीडियम है। लेकिन क्या सूरज और आपके बीच कोई ऐसी चीज है जिससे आपके पास गर्मी पहुंच रही है, जो दोनों को टच कर रही हो? नहीं है ना कुछ। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ना तो सूरज की धूप हम तक कंडक्शन से पहुंचती है ना कन्वेक्शन से पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है। सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस, इसी तरीके से जो तो सूरज, जब आप धूप में बाहर निकलते हो तो सूरज की गर्मी आपको लगती है, लेकिन सूरज की गर्मी आप तक कंडक्शन या कन्वेक्शन के द्वारा नहीं पहुंचती, क्योंकि कंडक्शन या कन्वेक्शन को चाहिए मीडियम ट्रेवल करने के लिए, लेकिन सूरज और आपके बीच में कोई मीडियम नहीं होता। ऐसे ही क्या होता है कि जो ज्यादातर हिस्सों में एयर होती है स्पेस में और अर्थ के बीच में और सन के बीच में, वो भी ऐसे ही गर्म होती है। फ्रॉम द सन, सूरज से जो सन यानी सूरज से जो हीट आती है, कम्स टू अस, हम तक आती है बाय अनदर प्रोसेस, एक अन्य प्रक्रिया के द्वारा, नोन एज रेडिएशन, जिसे हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? रेडिएशन के नाम से। यानी सूरज से गर्मी हम तक रेडिएशन के द्वारा आती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होती है उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ये कैसे भी हो सकता है, चाहे मीडियम हो या ना हो। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब हम कमरे में एक रूम हीटर के सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, हमें इसी प्रोसेस के द्वारा हीट प्राप्त होती है। अ हॉट अटेंसिल, एक गर्म बर्तन, केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम, जो आग से दूर रखा होता है, कूल्स डाउन, ठंडा हो जाता है, एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन, क्योंकि ये रेडिएशन के द्वारा अपनी हीट चारों तरफ सर्कुलेट कर देता है। आवर बॉडी टू, हमारा शरीर भी, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, अपने आसपास के इलाकों को हीट देता है, एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और आसपास से हीट प्राप्त करता है रेडिएशन के द्वारा। तो सूरज से जो हमारे पास गर्मी आती है वो रेडिएशन के द्वारा आती है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन को हीट ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। जब आप कमरे में रूम हीटर के सामने बैठते हो तो क्या उसे टच करते हो? नहीं ना, दूर बैठे हुए आपके पास हीट आती रहती है। कैसे आती है? रेडिएशन से आती है। ऐसी जो गर्म बर्तन आग से दूर रखा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी हीट अपने आसपास की जगह को ट्रांसफर करता रहता है। कैसे? रेडिएशन से। समझे बच्चों? ऑल हॉट बॉडीज रेडिएटेड, जितने भी गर्म पिंड होता है, गर्म चीजें होती है, वो हीट को रेडिएट करती है, यानी अपने आसपास सर्कुलेट करती है। When this heat falls on some object, और जब ये हीट कुछ ही ऑब्जेक्ट पर गिरती है, a part of it is reflected, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्टेड हो जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आप शीशा लेगोगे और शीशे को धूप की तरफ घुमाएंगे और उसको दीवार की तरफ मारोगे तो एक परछाई बनेगी। क्या बनेगी? एक परछाई बनेगी। वो सूरज की परछाई आपको दीवार पर देती है, तो उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी किसी चीज से टकराकर वापस लौट आना। तो जितने भी हॉट बॉडीज होते हैं, गर्म चीजें होती है, वो हीट को रेडिएट करते हैं, और जब ये हीट किसी गर्म वस्तु पर गिरती है तो इसका एक हिस्सा रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित हो जाता है। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ हिस्सा सोख लिया जाता है, एंड पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और कुछ प्रसारित कर दिया जाता है। प्रसारित मतलब आसपास के इलाकों में फैला दिया जाता है। तो जितनी भी हॉट बॉडीज होती है वो हीट को रेडिएट करती है, और जब ये हीट किसी दूसरे बॉडी पर गिरती है तो कुछ हिस्सा वो रिफ्लेक्ट कर देता है यानी वापस भेज देता है, कुछ एब्जॉर्ब यानी सोख लेता है, और कुछ ट्रांसमिट कर देता है यानी आसपास फैला देता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है, ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, जो उसने हीट का हिस्सा अपने अंदर लिया यानी जो एब्जॉर्ब किया है उसी की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। यानी अगर कोई वस्तु गर्म हो रही है तो इसका मतलब उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब की है।
वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन? आपको ये सलाह क्यों दी जाती है जब आप धूप में बाहर निकलते हो कि एक छाता लेके जाओ? क्यों? क्योंकि अगर धूप गिर रही है आपके ऊपर तो सारी धूप आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जब आप छाता अपने साथ लेकर जाते हो तो आप डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं आते। छाता क्या करता है, कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ आसपास फैला देता है, जिससे डायरेक्ट हीट आप तक नहीं पहुंचती। समझे बच्चों की बात? अब देखते हैं काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। कपड़ों के प्रकार जो हम गर्मी और सर्दियों में पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रिफेयर लाइट कलर क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लॉथ। आप जानते हो कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, जबकि सर्दियों में हम डार्क कलर क्लॉथ यानी गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? लेट अस फाइंड आउट। देखते हैं ऐसा क्यों है। एक्टिविटी 4.10, टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे जो टिन के बर्तन लीजिएगा। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट। एक की बाहरी सतह को आप ब्लैक पेंट कीजिएगा और एक की को व्हाइट। दो एक जैसे बर्तन लीजिएगा, एक के बाहरी सरफेस को ब्लैक पेंट कीजिएगा और एक को व्हाइट। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच, दोनों में बराबर पानी डालिएगा। एंड लीव देम, और उनको छोड़ दीजिएगा इन द मिड डे सन, दोपहर की धूप में, फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए। मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन, दोनों कैन में तापमान को नापिएगा। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्या आपको तापमान में कोई बदलाव महसूस होता है? दोनों को देखोगे जब आप टेम्परेचर को, क्या डिफरेंस अंतर है? क्या बोला गया आपको एक्टिविटी 4.10 में कि दो एक जैसे बर्तन लीजिएगा, एक के आउटर सरफेस को ब्लैक पेंट कीजिएगा और एक के को व्हाइट, फिर दोनों में बराबर पानी डालिएगा और दोपहर की धूप में कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा। 1 घंटे बाद उन दोनों पानी का देखिए क्या दोनों बराबर गर्म होते हैं या एक गर्म है एक ठंडा है। अगर दोनों के टेम्परेचर में फर्क है तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है और किसका कम है? तो आप महसूस करोगे कि जिसको आपने ब्लैक कलर से पेंट किया था उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिसको व्हाइट से पेंट किया था उसका टेम्परेचर कम होगा। समझे बच्चों? उसके बाद देखते हैं हम एक्टिविटी 4.11, फिल द 2 कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी दोनों कैन जो आपने एक्टिविटी 4.10 में ली थी वही दोनों कैन दोबारा लेनी है। अब उसमें गर्म पानी डालना है, उतना ही गर्म पानी डालना है जिनका टेम्परेचर बराबर हो। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड। अब उन कैन को एक कमरे में या किसी शेड यानी छाया में रख दीजिएगा। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बाद टेम्परेचर को नोट कीजिएगा। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों का टेम्परेचर बराबर कम होता है? डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। समझे क्या बोला मैंने? दोबारा सुनिएगा कि एक्टिविटी 4.11 में आपने दोनों बर्तन दोबारा से लेने, अब उनमें गर्म पानी डालना है और अब उनको किसी कमरे में या छाया में रखना है, ठीक है? और दोनों को 10 से 15 मिनट बाद नोटिस करना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा कम होता है और किसका कम कम होता है। दोनों एक्टिविटी को दोबारा सुने। एक्टिविटी 4.10 में आपने दोनों एक जैसे बर्तन लिए थे, एक को ब्लैक पेंट किया था, एक को व्हाइट पेंट किया था। उन बर्तन में बराबर पानी डाला था और उसको फिर बाहर में धूप में रख दिया था। धूप में रखने के बाद आपने जब 1 घंटे बाद देखा था तो ब्लैक वाला पानी ज्यादा गर्म था, व्हाइट वाला कम गर्म था। इसका मतलब ब्लैक वाला ज्यादा गर्म हुआ क्योंकि ब्लैक ने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की। एक्टिविटी 4.11 में आपने दोनों बर्तन दोबारा से लिए, उतना ही पानी डाला लेकिन इस बार पानी गर्म था और उसको आपने किसी कमरे पर या धूप छाया में रख दिया। 10 से 15 मिनट बाद आपने जब देखा तो व्हाइट कलर वाला पानी ज्यादा ठंडा था जबकि ब्लैक वाला कम ठंडा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक वाला हीट अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो रिलीज भी कम ही करता है। अगर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो रिलीज भी कम ही करता है, ज्यादा रिलीज नहीं करता, इसलिए उसका पानी गर्म रहता है जबकि व्हाइट वाले का ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज ज्यादा करते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। जबकि सर्दियों में हम डार्क कलर के क्लोथ कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज कम करते हैं, जिससे हमारी शरीर गर्म बना रहता है। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट,
डार्क सरफेसेस यानी गहरी सतह जो डार्क रंग की होती है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है, एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर, इसलिए हम सर्दियों में डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, जबकि हल्के रंग के कपड़े ज्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं यानी वापस भेज देते हैं, डेट फॉल्स ऑन इट जो इस पर गिरती है, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर, इसलिए हम हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, ये डार्क कलर जो होता है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम सर्दियों में डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े हीट को ज्यादातर रिफ्लेक्ट कर देते हैं यानी वापस भेज देते हैं, इसलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। अब देखते हैं वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, ऊनी कपड़े हमें विंटर यानी सर्दियों में गर्म रखते हैं। कैसे? इन द विंटर, सर्दियों में, वी यूज वूलन क्लॉथ, सर्दियों में हम ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल क्या है? हीट का पुअर कंडक्टर है यानी कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। मोर ओवर, इसके अलावा देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, इसके अलावा जो ऊन के रेसे होते हैं, वूल फाइबर जो होते हैं उनमें एयर ट्रैप्ड होती है यानी वायु फंसी होती है। दिस एयर, ये वायु प्रिवेंट्स, रोकती है, द फ्लो ऑफ हीट, हीट यानी उस गर्मी की फ्लो को, भाव को, फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, बाहर जाने से रोकती है। सो वी फील वार्म, इसलिए हम गर्म महसूस करते हैं। सर्दियों में क्या करते हो आप? क्या करते हो सर्दियों में? आप ऊनी कपड़े पहनते हो। क्यों? क्योंकि ऊन क्या है? एक पुअर कंडक्टर है हीट की, यानी कम एब्जॉर्ब करेगी, और जब वो एब्जॉर्ब कम करेगी तो बाहर भी कम निकालेगी। ठीक है, इसी तरीके से कि ये जो ऊनी रेसे होते हैं इनके बीच में एयर ट्रैप्ड होती है यानी वायु फंसी होती है, यानी उनके फाइबर्स के बीच में जगह नहीं होती, जिसकी वजह से एयर बाहर नहीं निकल पाती और हमारा शरीर गर्म रहता है। समझे बच्चों? अब देखिएगा, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग एदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर। मान लीजिएगा आपको सर्दियों में एक मोटा कंबल और दो बारीक कंबल एक साथ ओढ़ने के लिए दिए जाए, तो आप क्या ओढ़ना पसंद करते हो? व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? आप क्या पसंद करोगे? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट, ध्यान रखिएगा कि ब्लैंकेट के बीच में एयर की एक लेयर होती है। क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है कि सर्दियों में आपको ये बोला जाए कि आप दो पतले ब्लैंकेट ओढ़ोगे या एक मोटा सा ब्लैंकेट ओढ़ोगे, तो आप क्या ओढ़ना पसंद करोगे? मैं इस क्वेश्चन का जवाब जानना चाहूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, फिर इसका रीजन क्या होगा और कौन सा आपको पसंद करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। समझे बच्चों? लेकिन ध्यान रखिएगा कि ब्लैंकेट्स के बीच में एयर की एक लेयर होती है। समझ में आती बच्चों? उसके बाद कुछ यहाँ पर एक लिखा गया है, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप अवर हाउसेस कोल्ड एंड वार्म, यानी हम कभी कभी बिजली और कुछ ईंधन का प्रयोग करते हैं जैसे कोयले का और लकड़ी का अपने घर को गर्म या ठंडा करने के लिए। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, क्या ये संभव है ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाए डेट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय एंड कोल्ड आउटसाइड, जो गर्मी से ज्यादा प्रभावित न हो और बाहर से ठंडे रहे। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट दे हैव ट्रैप लेयर ऑफ एयर, इसको ऐसे बना सकते हैं कि जिसकी बाहरी दीवारें ऐसी बनाई जाए जो एयर को अपने अंदर फंसा सके। वन वे ऑफ डूइंग इज टू यूज होलो ब्रिक्स, ऐसा किया जा सकता है खोखली ईंटों का प्रयोग कर विच आर अवेलेबल डीज, जो आजकल उपलब्ध है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और पूछिएगा जरूर। ठीक है बच्चों।